ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स शोज certain characteristic properties which do not depend upon the nature of the solute but depends only on the number of particles of the solute. These are called colligative properties. In other words, the properties of the solution which depends upon the number of solute particles but not on the nature of the solute are called colligative properties. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि सोल्यूट की मात्रा कितनी है। सोल्यूट जो मैं ले रहा हूँ वो कितना ले रहा हूँ, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो सोल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। अब बात करता हूँ मैं इसके टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा टाइप है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा टाइप है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा टाइप है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। तो जो होता क्या है कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैं प्योर सॉल्वेंट में या कह लो प्योर सोल्यूशन में डालता हूँ तो सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज़ होने की वजह से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है। तो उसको हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। अब प्रैक्टिकली देखते हैं फॉर्मूले के थ्रू, मैथमेटिकली सॉरी। To explain it, let us consider a pure solvent having vapor pressure P0 A. Now a non-volatile solute is added to it, due to which surface area decreases, causes decrease in vapor pressure, and now the vapor pressure of the solution becomes PA. It means that मैं प्योर वेपर प्रेशर को मैं P0 A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट के अंदर है, सोल्यूशन के अंदर है सॉरी, उसको PA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी कि P0 A प्योर वेपर प्रेशर है सोल्यूट का, और PA वेपर प्रेशर है सोल्यूट का सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, पहले सोल्यूशन का सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर था या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो आपका P0 A था, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर। लेकिन जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को उसके अंदर डाला तो वेपर प्रेशर घट गया। जो घटा हुआ वेपर प्रेशर है वो ये रहा, इनिशियल वेपर प्रेशर ये रहा, घटा हुआ वेपर प्रेशर ये रहा। अब ये रहा वो वेपर प्रेशर जिसकी वजह से फाइनल वेपर प्रेशर घटा था। इट मीन्स अगर मैं इसको फॉर्मूले को एक्सटेंड करूँ तो पी ए का जो चेंज है वो P0 A माइनस P0 XA के बराबर है। तो P0 A कॉमन तो माइनस XA जिस XB और P0 XB, देन XB इज इक्वल्स टू डेल्टा PA डिवाइड बाई P0 A। तो पूरे की अगर बात करूँ तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, बट सिर्फ डेल्टा PA की बात करूँ तो वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है P0 A माइनस PA, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है P0 A माइनस PA डिवाइडेड बाई PA। अगर ये सॉल्यूट की वेपर प्रेशर की बात हो रही है तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्वेंट की सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रखा है, आप समझ पा रहे हो, डिफरेंशिएट कर रखा, बता रखा मैंने P0 A PA मेरा लोअरिंग वेपर प्रेशर है, P0 A माइनस PA डिवाइड बाई P0 A ये आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, XP आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। We know that when a non-volatile type of solute is added to the pure solvent, its vapor pressure decreases, boiling point increases. वेपर प्रेशर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, द इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये रहा फाइनल कंक्लूजन कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको
एक्सप्लेनेटली वे में समझ लेते हैं। तो टू एक्सप्लेन दिस लेट अस कंसिडर अ सॉल्वेंट हैविंग boiling point T naught B. Now a non-volatile solute is added to it, due to which the boiling point of the solution increases and becomes TB. पहले टी नोट भी बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का पहले टी नोट भी बॉइलिंग पॉइंट था। फिर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का था वो बढ़ गया। तो डेल्टा टी भी जो है वो टी बी माइनस टी नोट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट एक्सपेरिमेंटली that increase in boiling point is directly proportional to the molality of the solution। और फाइनली हमें ये देखने को मिला कि डेल्टा टी बी जो होता है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके फॉर्मूले को ड्राइव करते वक्त डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम निकल करके आया। यह के बी इज़ द एलोबिस्कोपिक कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह सकता हूँ मैं इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसको मेनली एलोबिस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है एलोबिस्कोपिक कांस्टेंट लाइक दैट। उसके बाद मैंने इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया है कि इट एम इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे इट लिखा है, सॉरी यहाँ इफ होना चाहिए। इफ़ एम इज इक्वल्स टू 1 होगा देन इक्वेशन बिकम्स डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, यानी कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो एलोबिस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा अगर मोलालिटी 1 मोलाल होती है, यही वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में। तो ये इसका डायग्राम है कि वेपर प्रेशर बढ़ता है तो इस तरीके से बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आइए ठीक इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस एट द सेम वेपर प्रेशर। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर जो सॉलिड है और यहाँ पर अगर वो लिक्विड है, ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि अगर सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट्स में सेम वेपर प्रेशर होगा। यानी कि अगर मैं इसको तरीके से देखूँ तो सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी दोनों में सेम वेपर प्रेशर होता है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, होता है। ठीक है, as we know that when a non-volatile type of solute is now added to the pure solvent, its vapor pressure decreases, its boiling point increases, its freezing point decreases. The decreasement in freezing point is called depression in freezing point. So to explain this, कुछ fundamentals मैंने दे रखे हैं यहाँ पर। Same thing here, delta TF is equals to delta T naught minus TF। फ़र्क कितना है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट देखने को मिला था, यहाँ डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ टी नोट बी में से मैंने टी एफ को माइनस, टी नोट एफ में से टी एफ को माइनस किया है। और इसी तरह से जो फार्मूला क्रिएट होता है सेम टू सेम फार्मूला, जैसे वहाँ के बी था एलोबिस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ के एफ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और वही सेम चीज़ अगर मोलालिटी 1 मोलल होती है तो डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर हो जाएगा, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा आपका मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका डायग्राम है, ग्राफ है सॉरी इसका, और